सुप्रभात हम जय हिंद बच्चों आज की इस कक्षा में हम संस्कृत एलसी डिस्कस करेंगे। कक्षा 8वीं की संस्कृत एलसी। इसमें पेज नंबर 26, 27 और 28 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को देख करके आप अपनी पूरी संस्कृत एलसी कंप्लीट करें। ठीक है, अपठित अवबोधनम। देखिए, अपठित अवबोध। महर्षि दयानंद से जन्म नाम मूलशंकर आसीत्। महर्षि दयानंद का जन्म का नाम मूलशंकर था। अयम महात्मा गुजरात राज्य प्रांतस्य मौरवी राज्ये टंकारा ग्रामे अवधीय ब्राह्मण कुले जन्म अलभत। यह महात्मा गुजरात प्रांत के मौरवी राज्य में टंकारा गांव में अवधीय ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म अलभत, जन्म पाया, जन्म प्राप्त किया, इनका जन्म हुआ। ठीक है, अस्य पितु नाम अंबाशंकर आसीत्। इनके पिता का नाम अंबाशंकर था। अस्मिन् कुले शिव पूजा महत्या भक्त्या भवति स्म। इनके कुल में शिव पूजा का सबसे बड़ा महत्व, बहुत बड़ा महत्व था। अंबाशंकर स्वपुत्रम अपि शिव भक्तम द्रष्टुम ऐच्छेत। अंबाशंकर अपने पुत्र को भी शिव भक्त के रूप में देखना चाहते थे। परम अस्य मूर्ति पूजा प्रति श्रद्धा न आसीत्। लेकिन उनकी मूर्ति पूजा में श्रद्धा न थी, न आसीत् नहीं थी। एकदा मूलशंकर ईश्वरम अन्वेष्टुम गृहम परित्यज्य प्रस्थितः। एक बार मूलशंकर ईश्वर को अनिष्टुम मतलब खोजने के लिए घर को छोड़कर प्रस्थान करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ से पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न हैं, इसके उत्तर देखते हैं। तो दयानंद नाम जन्म नाम किम आसीत्, तो मूलशंकर हो जाएगा। महर्षि कम प्रति श्रद्धा न आसीत्, मूर्ति पूजा। मूलशंकर क्रिम अत्यजत, तो गृहम हो जाएगा। अस्य कुले किम भवति स्म, शिव पूजा। इनके कुल में क्या होती थी, इनके कुल में जो होती थी वो शिव पूजा होती थी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए लिखा हुआ भी है कि अस्य कुले शिव पूजा महत्या। ठीक है, उसके बाद है अगला है कि भक्त्या इति पदे। इसमें कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति है। भक्त्या इति पदत विशेषण पदम, तो महत्या हो जाएगा। आसीत अत्र कह लकार हो, तो इसमें आसीत में जो हो जाएगा लंग लकार हो जाएगा। आसीत में कौन सा लकार होगा, तो आसीत में जो लकार होगा वो लंग लकार आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो विभक्ति होगी ग्रामे में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी। अलभत में जो धातु होगी वो लभ धातु होगी। द्रष्टुम में प्रत्यय पूछा है तो यहाँ पे तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। का प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय। पेज नंबर 26 कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 27 में हम आ जाते हैं। विद्या या बुद्धिरुत्तमा। किम वरम अस्ति, श्रेष्ठ क्या है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे श्रेष्ठ जो है वो बुद्धि है। नगरे के वसंती स्म, नगर में कौन रहता था, चत्वारि ब्राह्मण पुत्रा। ते मार्गेन किम अपश्यन्, उन्होंने मार्ग में क्या देखा, तो अस्थिनी यानी हड्डियों को देखा। ठीक है, इतना हो गया। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद देखिए शास्त्र परांग से मुखस नाम की मासी, तो सुबुद्धि। एकस्मिन नगरे कति ब्राह्मण पुत्र आसन, चत्वार हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न निर्माण करना है, रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण। नगरे चत्वार पुत्र आसन, तो आप प्रश्न बनाएंगे कि नगर में कितने पुत्र रहते थे, तो लिखेंगे नगरे कति पुत्रा अवसन, अवसन लिखेंगे। नगरे कति पुत्रा अवसन हो जाएगा। तो चत्वारा की जगह पे यहाँ पे कति लिख देंगे, बाकी सब वैसे ही लिख देंगे। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, यहाँ पे विद्या की जगह पे क्या लिख देंगे, का लिख देंगे। क्या लिख देंगे, का धनम सर्वधनम प्रधानम। ठीक है, विद्या की जगह पर क्या लिख देंगे, का लिख देंगे कि का धनम सर्वधनम प्रधानम, बाकी सब वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, बाकी सब वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद है सुबुद्धि। सुबुद्धि की जगह पर यहाँ पे सुबुद्धि वृक्ष पर चढ़ जाता है, तो वृक्ष पर कौन चढ़ता है, सुबुद्धि वृक्ष मारोहती है, यानी सुबुद्धि वृक्ष पर चढ़ जाता है। तो वृक्ष पे कौन चढ़ता है, प्रश्न होगा कि कौन चढ़ता है, तो बुद्धि की जगह पे यहाँ पे आप लिख देंगे कह वृक्ष मारोहती, वृक्ष मारोहती, वृक्ष पर कौन चढ़ता है, तो सुबुद्धि। उसके बाद है विद्या या बुद्धिरुत्तमा। विद्या से बुद्धि उत्तमा, तो विद्या या की जगह पर आप लिखेंगे कस्याह। क्या लिखेंगे, कस्या। बुद्धि किससे बुद्धि उत्तम होती है, तो विद्या से। ठीक है, उसके बाद अगला है देखिए बुद्धि बिना किम न भवत सुखम न भवति। विद्या या उपयोग केन प्रकारण करियम, तो आप लिखेंगे
विद्या उपयोग विचिन्त्य करणीय, विद्या का प्रयोग सोचकर करना चाहिए। अगला है देखिए, यह क्या है, चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन में देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो पहला है, सबसे पहले हम चित्र को देखेंगे और मंजूषा के शब्दों को देखेंगे। दक्षिण भारत से लिखा हुआ है सागर तट, तो इससे पता चल रहा है कि यह जो है ये दक्षिण भारत के सागर तट का चित्र है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यह दक्षिण भारत का सागर तट है, यह दक्षिण भारत का सागर तट है। पहले आप हिंदी में उसको बनाएंगे, फिर संस्कृत में बनाएंगे। तो हिंदी में बनाएंगे कि यह दक्षिण भारत का सागर तट है। अब इसके लिए आप संस्कृत में लिखेंगे एषः दक्षिण भारतस्य सागर तट अस्ति, एषः दक्षिण भारतस्य सागर तट अस्ति, पहला हो जाएगा। दूसरा वाक्य, सागर के किनारे नारियल के वृक्ष हैं। ये जो सागर है, सागर तट के किनारे नारियल के वृक्ष हैं। तो आप लिखेंगे सागरस्य तटे नारिकेल वृक्षाः सन्ति, ठीक है। तीसरा वाक्य लिखेंगे सागर के किनारे बहुत से घर हैं। ये बहुत से घर आपको दिख रहे हैं, सागर के किनारे बहुत से घर हैं। तो लिखेंगे सागरस्य तटे अनेकानि गृहाणि सन्ति, ठीक है। चौथा वाक्य है कि चित्र में एक जलपोत है, जलपोत आपको दिखाई दे रहा है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि अस्मिन् चित्रे एकः जलपोतः अस्ति, इस चित्र में एक जलपोत है। पांचवा वाक्य है कि चित्र में चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। ये जो चिड़िया देखिए आकाश में उड़ रही हैं। तो पांचवें में आप लिखेंगे कि अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। तो आप लिखेंगे अस्मिन् चित्रे खगाः आकाशे उड्डयन्ति, अस्मिन् चित्रे खगाः आकाशे उड्डयन्ति, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद अगला देखिए, ये गुरुकुल का चित्र है। यहाँ पे आचार्य मतलब गुरु हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ पे होगा कि यह एक गुरुकुल है। तो एतत् एकम गुरुकुलम अस्ति, पहला वाक्य होगा कि एतत् एकम गुरुकुलम अस्ति, यह एक गुरुकुल है। दूसरा वाक्य होगा गुरुकुल में छात्र पढ़ते हैं। तो गुरुकुले शिष्याः पठन्ति, गुरुकुले शिष्याः पठन्ति, ठीक है। तीसरा वाक्य होगा इसमें कि इस चित्र में गुरु छात्रों को पढ़ाते हैं। तो आप लिखेंगे अस्मिन् चित्रे आचार्यः शिष्यान् पाठयति, अस्मिन् चित्रे आचार्यः शिष्यान् पाठयति। चौथा वाक्य होगा कि गुरुकुल के दोनों ओर पर्वत हैं, गुरुकुल के दोनों ओर पर्वत हैं। तो आप लिखेंगे गुरुकुलम अभितः पर्वताः सन्ति, गुरुकुलम अभितः पर्वताः सन्ति। पांचवा वाक्य होगा अंतिम, गुरु संस्कृत पढ़ाते हैं, जो गुरु हैं वो संस्कृत पढ़ाते हैं। तो आप लिखेंगे आचार्यः गुरु संस्कृत पढ़ाते हैं। तो लिखेंगे आचार्य संस्कृतम पाठयति, ठीक है, आचार्य संस्कृतम पाठयति। तो इस तरीके से आप इसका 5 वाक्य बना लेंगे। उसके बाद अपठित अवबोधना में देखिए, मुखे रोटिका खंडम गृहीत्वा एक काक वृक्षे उपविष्ट आसीत्, मुख में रोटी का टुकड़ा लेकर एक कौवा वृक्ष पर बैठा था। एक सिंगाल तम दृष्ट्वा, एक सिंगाल उसको देख करके बोला, भो मित्र, अरे मित्र, खगेशु भवान एवं सुंदर चतुर मधुर गायक च, आप पक्षियों में सुंदर हैं, चतुर हैं और मधुर गाने वाले हैं। कृपया गायतु, कृपया गाइए। रोटिका खंडम पादयो अधः, रोटी का टुकड़ा पैर के नीचे रख करके वह बोला, स्थापयित्वा, पैर के नीचे रख करके कौवा बोला, रे नाहम मूर्खवत मूर्ख पूर्ववत मूर्ख, रे नाहम पूर्ववत मूर्ख गता ते दिवसा, पिछले दिनों की तरह तुम मुझे मूर्ख मत बनाओ, ठीक है। तरही गच्छतु, यहाँ से चले जाओ, न गच्छतु इति, यहाँ से चले जाओ। लज्जिता श्रृंगाल सिर नत्वा, सिर झुका करके, ततः पलायिता, वहाँ से चला जाता है, पलायन कर लेता है। श्रृंगार कम प्रशंसति स्म, वो किसकी प्रशंसा कर रहा था, तो काकम हो जाएगा, ठीक है, कौवे की प्रशंसा कर रहा था, यहाँ पे प्रश्न काकम हो जाएगा। काकस्य उत्तरम श्रुत्वा क लज्जिता श्रृंगाला हो जाएगा। काकस्य मुखे किम आसीत् रोटिका खंडम, काका कुत्र उपविष्ट, तो वह कहाँ बैठा था, तो वृक्षे, वृक्ष पर बैठा था। गता ते दिवसा इति काका कम अकथयत, किसने कहा, गता ते दिवसा इति काका कम अकथयत, तो श्रृंगाल को कहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि अगला प्रश्न है कि काकः रोटिका खंडम कुत्र स्थापित, तो
पादयो अधः, अपने पैर के नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेज नंबर 28 तक हमने इसमें डिस्कस किया, और पेज नंबर 29 से मैंने अगली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।